गाड़ी उस समय फार्म हाउस में दाखिल हुई। बिहान ठक्कर ने गाड़ी को रोकते ही तेजी से उतरकर अंदर की ओर रुख किया, जबकि उसके इशारे पर मुकेश उस लड़की ध्वनि को घसीटते हुए बाहर निकाल लाया। मुकेश को उस पर तरस तो बहुत आ रहा था, लेकिन शायद उस समय ध्वनि की किस्मत में यही लिखा था। जेवरों और मेकअप से सजी वो पहली दुल्हन थी जिसका इस तरह से स्वागत हो रहा था। मुकेश ने उससे दोबारा आंख तक नहीं मिलाई, बस एक झलक पार्लर से निकलते वक्त देखी थी और फिर बिहान ठक्कर के इशारे पर उसे गाड़ी में बिठा दिया। बिहान की लाल चमकती आंखों को देख वो और भी डर गई थी। मुकेश नहीं जानता था कि इस लड़की का अंजाम क्या होगा, लेकिन बिहान ठक्कर के गुस्से से ये साफ जाहिर था कि वो उस समय आग में जल रहा था। उसके गुस्से की असली वजह शायद सिर्फ ध्वनि थी, जिसकी मौजूदगी से वो अपना आपा खो बैठा था। मुकेश, जल्दी से वकील और गवाहों का इंतजाम करो, मैं इसी फार्म हाउस में इससे शादी करूंगा। ये कहते ही बिहान तेजी से अपने कमरे की ओर चला गया, वरना शायद वहीं खड़ा खड़ा वो ध्वनि का गला घोंट देता। ध्वनि लगातार रो रही थी, चीख रही थी, मदद के लिए गुहार लगा रही थी। कभी बिहान के आगे दया की भीख मांगती तो कभी मुकेश के पैरों पर गिर पड़ती, लेकिन इस वक्त किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने खड़ा था बिहान ठक्कर, मनोज साहब का वो बिगड़ा हुआ बेटा, जो अपनी शान शौकत और ताकत के गुरूर में हर हद पार कर सकता था। मुकेश ने उसे एक कमरे में बैठा कर सिर्फ इतना कहा, कुछ ही देर में तुम्हारी शादी बिहान ठक्कर से होने वाली है, और बाहर निकल गया। लेकिन ध्वनि की चीखों ने पूरा फार्म हाउस गुंजा दिया। वो हर हाल में इस शादी से बचना चाहती थी, उसे बस आज़ादी चाहिए थी। वो इन लोगों के चुंगल से बाहर निकलना चाहती थी। जिस वक्त उसकी किस्मत ने नई जिंदगी की शुरुआत और खुशियों का सपना लिखा होना चाहिए था, उसी वक्त उसका भाग्य पलट गया। वो आदमी जिससे वो सिर्फ एक बार मिली थी, आज उसका पति बनने जा रहा था, और वो खुद को इस बंधन में बंधने से रोक नहीं पा रही थी। बिहान ने दोबारा हुक्म दिया, मुकेश, वकील और गवाहों का बंदोबस्त करते हुए अपनी बीवी अनीता को भी बुलाओ। मैं नहीं चाहता कि ये लड़की कागजी कार्रवाई के वक्त कोई तमाशा खड़ा करे। तुम्हारी बीवी इसे समझाए कि ये शादी मान ले, वरना इसे मिट्टी में मिलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। मुकेश सर झुकाकर वापस मुड़ गया। इस बार वो अपने घर की ओर जा रहा था, अपनी पत्नी अनीता को लाने। वो कभी भी हवेली या फार्म हाउस नहीं आई थी, लेकिन आज बिहान ठक्कर का आदेश था। जब वो अनीता को लेकर आया, उस समय ध्वनि का वही हाल था, वो रो रो कर बेहाल थी। अनीता जब पहली बार फार्म हाउस में दाखिल हुई और सामने बैठी ध्वनि को देखा तो दंग रह गई। शादी के जोड़े में लिपटी ये लड़की अपनी हालत पर रो रही थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, प्लीज मुझे घर भेज दीजिए, ध्वनि ने अनीता के आगे गिड़गिड़ाया। अनीता को उस पर बेहद तरस आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। मुकेश ने उसे यही समझाया था कि उसे इस लड़की को समझाना है कि विहान एक अच्छा इंसान है और वो इस शादी के लिए तैयार हो जाए। विहान ध्वनि से रजिस्टर मैरिज करने वाला था, क्योंकि उसमें कम समय लगता है। बस कागजों पर साइन करते ही वो शादी गवाहों की मौजूदगी में पूरी हो जाती है। विहान जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने रजिस्टर मैरिज का फैसला किया। अनीता ने धीरे से ध्वनि के बाजुओं को पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाया और कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती बेटा, तुम्हें यहाँ विहान ठक्कर से शादी करने के लिए लाया गया है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे घर जाना है। वो कहते कहते अनीता के पैरों में गिर पड़ी। उसकी हालत देख अनीता की आंखें भी भीग गईं। वो बिल्कुल उसकी बेटी की उम्र की लग रही थी। एक पल के लिए वो कांप उठी। अगर कल को उसकी बेटी इस जगह होती तो? अनीता जल्दी से बाहर निकली और मुकेश को ढूंढने लगी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। तभी सामने से विहान आता दिखा। वो बिना किसी हिचक के उसकी ओर बढ़ी और हाथ जोड़ दिए। साहेब, उस लड़की पर रहम कीजिए, वो बहुत रो रही है। चुप रहो, भूल मत जाओ कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम किसके सामने खड़ी हो। विहान की गरजती आवाज से फार्म हाउस थर्रा उठा। अनीता सहम गई। उसे समझा दो कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। ये अल्फाज शायद विहान के लिए मामूली थे, लेकिन अनीता के लिए बहुत भारी थे। वो वापस अंदर गई।
ध्वनि के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बेटी, इन बेरहम लोगों के सामने और मत रो। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो मान जाओ, वरना ये लोग तुम्हें जिंदा लाश बना देंगे। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों लाया गया है? ध्वनि बिलखते हुए पूछने लगी। ये सवाल ऐसा था जिसका जवाब खुद अनीता के पास भी नहीं था। ये लोग शिकारी हैं बेटी, ये शिकार की वजह नहीं बताते, बस फड़फड़ाते हुए परिंदों को देखकर खुश होते हैं। अगर इस फड़फड़ाहट में तुम अपनी जान भी गंवा दो तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मान जाओ मेरी बच्ची, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अनीता उसे समझा रही थी, लेकिन ध्वनि नहीं जानती थी कि उसका कसूर क्या था। उसे इस सजा के काबिल क्यों समझा गया? एक ही पल में उसे ऐसी सजा सुना दी गई जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। अनीता उसकी माँ की उम्र की थी। एक पल को ध्वनि को ऐसा लगा जैसे अनीता की आंखों से बहते आंसू उसकी अपनी माँ के आंसू हैं, जो उसकी किस्मत पर रो रहे हैं। वो बिल्कुल खामोश हो गई, इतनी खामोश कि लगा जैसे उसके अंदर की सारी आवाजें मर चुकी हैं। शादी के सिवा कोई चारा नहीं था। विहान ठक्कर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एक और उसके गरीब पिता की इज्जत थी, जिसने दिन रात मेहनत कर उसे इस लायक बनाया, और आज वो उसी की इज्जत को कुचल कर हाँ कर रही थी। क्या करे वो? शायद वो अब इतनी बेबस थी कि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। काश वो अपने पिता को बता पाती, काश वो समझा पाती कि वो किन हालातों से गुजर रही है। ऐसे हालात जो किसी भी लड़की को जिंदा लाश बना देते हैं। उसे खामोश देख अनीता धीरे से उठकर बाहर निकल गई। वो समझ चुकी थी कि ध्वनि एक इज्जतदार पिता की बेटी है, जो शादी को अपनी लाज का रास्ता मान रही है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी इज्जत पर उंगली उठाए। महज 20 साल की उम्र में वो एक ऐसे हादसे से गुजर रही थी जो उसे जिंदगी भर एक मानसिक कैदी बना सकता था। अनीता को अफसोस हुआ, काश वो उसके लिए कुछ कर पाती। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। गवाह और वकील पहुंच चुके थे। अनीता ने आखिरी बार मुकेश से गुजारिश की कि वो विहान ठक्कर को किसी भी तरह से समझाए, पर ये महज उसकी भावुकता थी, हकीकत नहीं। मुकेश जानता था कि विहान ठक्कर से सवाल करना अपने आप को मिटा देने के जैसा है। वो अब भले ही लंदन से पढ़ लिख कर लौटा हो, लेकिन उसकी रगों में उन्हीं लोगों का खून दौड़ता है जो दूसरों को कीड़े मकोड़े समझते थे। मुकेश ने अनीता को साफ कह दिया, वो हवेली की लड़की है और विहान ठक्कर हवेली का बारिश। हमें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए, वरना एक पल में हमारी मेहनत और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और बस यही सोचकर वो चुप हो गया। थोड़ी ही देर में ध्वनि की शादी विहान से हो गई। वकील ने जब उसकी रजामंदी पूछी तो वो बस सिर झुकाकर बैठी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सुनने समझने की ताकत खत्म हो चुकी हो। विहान की सख्त निगाहें उस पर गड़ी थीं। वकील ने कागजात आगे बढ़ाए और ध्वनि ने धीरे धीरे उनमें दस्तखत कर दिए। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वकील क्या कह रहा है, गवाह क्या बोल रहे हैं, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, उसे बस ये महसूस हो रहा था कि उसकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो अब वो लड़की नहीं रही जो अपने गरीब बाप की इज्जत थी। अब वो एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो फार्म हाउस में लुटी हुई लौटी थी। ये खबर उसके माँ बाप के लिए कयामत से कम नहीं होती। उसके भीतर जैसे कुछ था जो वो विहान को बताना चाहती थी, जैसे कोई राज जो भीतर दफन था, लेकिन होठों पर चुप्पी की मोहर थी। वो शांति से उठी और कमरे में चली गई। अनीता भी उसके पीछे चली आई और धीरे से उसके पास बैठ गई। ध्वनि ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और फिर वो लड़की जो इतने समय से खुद को समेटे बैठी थी टूट गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने हाथों से मेकअप मिटा दिया। वो लाल रंग जो कभी उसकी मुस्कान था अब उसके लिए नफरत बन चुका था। मुकेश की बात याद करते हुए अनीता ने कहा, विहान एक इज्जतदार आदमी है। भले ही उसने किसी गलत भावना से तुमसे शादी की हो, लेकिन अब वो तुम्हारा पति है और पति पत्नी का रक्षक होता है, लुटेरा नहीं। मुझे डर लग रहा है मौसी, ध्वनि ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी आंखों में डर, उसकी थरथराती हथेलियां, उसकी धीमी सांसें सब बता रहे थे कि वो अंदर से बुरी तरह से टूटी हुई है। अनीता ने सांत्वना दी, सब ठीक हो जाएगा। अभी समय कठिन है, लेकिन कल अच्छा होगा।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुकेश खड़ा था। इस लड़की को तैयार कर दो और साहब के कमरे में भेज दो, उसे सब कुछ समझा देना। इतना कहकर वो चला गया। अनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। न जाने अब कौन सी नई आफत आने वाली थी। शायद ध्वनि भी नहीं जानती थी कि उसका अगला पल कैसा होगा। अपना चेहरा ठीक करो और तैयार हो जाओ, विहान ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। ये सुनते ही ध्वनि का दिल कांप उठा। वो कोई बच्ची नहीं थी। वो जानती थी कि इसका मतलब क्या है। शायद अब वो ये जताना चाहता था कि वो उसका पति है, या शायद वो उस बदले की आग में उसे झोंकना चाहता था। वजह जो भी हो, लेकिन अब वो इनकार नहीं कर सकती थी। अब अनीता ने उसके चेहरे को ठीक किया, उसकी आंखों में देखा और बोली, पति और पत्नी के बीच अधिकार होते हैं। पति रक्षक होता है। मुझे भरोसा है एक दिन यही रिश्ता तुम्हारे लिए मायने रखेगा। उसने अनीता का हाथ पकड़ लिया। वो नहीं जानती थी कि ये औरत कौन है, और फिर अनीता ने कांपते मन से उसे बिहान के कमरे की ओर भेज दिया। लेकिन इस समय ध्वनि को अनीता से अधिक कोई और अपना नहीं लग रहा था। अनीता ने धीरे से उसका हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल आई। वो जानती थी कि वो चाहकर भी उसे इस कैद से मुक्त नहीं करा सकती थी। विहान अब ध्वनि का पति था और सामाजिक दृष्टि से उस पर हर अधिकार रखता था। ध्वनि उस बड़े से बेडरूम में बहुत देर तक यूं ही बैठी रही। चारों ओर फैली शानदार वस्तुओं को देखती रही। सामने दीवार पर टंगी विहान की तस्वीर भी अब उसे डरा रही थी। उसके मन में अपने माता पिता की छवि बार बार उभर रही थी। उनकी आंखों में बसी बेबसी उसे यह एहसास दिला रही थी कि काश वो पैदा ही ना हुई होती तो आज उसके बूढ़े पिता को ये दिन ना देखना पड़ता। अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए वो दरवाजे की ओर मुड़ी, जो उसी वक्त खुल रहा था। विहान अपनी भारी और घमंड भरी चाल के साथ भीतर आया और वो बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, एक ऐसा जुनून जो सिर्फ उसकी ओर देखा जा रहा था। मजबूत कदमों से वो उसके करीब आ गया, जबकि आने वाले पलों की कल्पना से ध्वनि का दिल धड़कने लगा। वो नहीं जानती थी कि सामने खड़ा व्यक्ति उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन उसकी आंखों में बसे डर को देखकर विहान को एक अजीब सुकून मिल रहा था। शायद वो चाहता भी यही था कि ध्वनि उसी दर्द से गुजरे जिससे वो स्वयं गुजर चुका था। कैसा लग रहा है तुम्हें विहान की जिंदगी में आकर? उसने तंज भरे लहजे में कहा। शायद तुम्हें ऐशो आराम की इतनी आदत हो गई है कि अब चैन से नहीं रह सकती, वरना बहुत सी लड़कियां विहान की दुल्हन बनने को तरसती हैं। ध्वनि ने अपनी डर से भरी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन उसका मन सुन्न हो चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान जैसे तालू में बंद हो गई थी। साहिब, उसने कांपती आवाज में कहा। शुरू ही किया था कि विहान ने उसका जबड़ा पकड़कर कड़ा झटका दिया। खबरदार, अगर जुबान खोली तो तुम्हारी वजह से मैंने अपने सबसे कीमती रिश्ते को खोया है। उस इंसान की आंखों में बेबसी देखी जिसने मुझे जीना सिखाया था। वो गरजते हुए उसके और करीब आ गया, उसके सिर से अपना दुपट्टा खींचकर फेंक दिया और कई हेयर पिन उसके बालों में ही टूट गए। दर्द के मारे वो चीख उठी और उसकी ये चीख बाहर बैठे अनीता के दिल को चीर गई। उसने मुकेश की तरफ देखा, लेकिन मुकेश ने उसकी आंखों से नजरें फेर लीं। ये सब मुकेश के लिए नया नहीं था, लेकिन अनीता के लिए ये पहला अनुभव था। जमींदारों की क्रूरता का प्रत्यक्ष साक्षी बनना। मुकेश ने इस फार्म हाउस में कई दर्दनाक पल देखे थे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि विहान भी इतना नीचे गिर जाएगा। ध्वनि ने चीखते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उसने झट से उसका मुंह दबा दिया। अगर तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर गई तो जुबान खींच लूंगा। वो एक शिकारी की तरह पेश आ रहा था, जिसने अपने शिकार पर रहम करना छोड़ दिया था। उसने आगे बढ़ते हुए अपने हाथ से उसके हाथ को कसके दबाया था। वो तड़प रही थी, एक घायल चिड़िया की तरह। बाहर बैठी अनीता की आत्मा तक कांप रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुकेश अब उसे घर वापस ले जाने को तैयार था, लेकिन वो रुकी रही। वो एक बार ध्वनि को देखना चाहती थी, उसे दिलासा देना चाहती थी। कमरे से चीखें अचानक थम गईं। वहां गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद विहान ठक्कर कमरे से बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस से निकल गया। अनीता ने समय बर्बाद किए बिना कमरे का रुख किया। ध्वनि, उसने पुकारा,
लेकिन जैसे ही उसकी हालत देखी, उसका कलेजा कांप उठा। वो दीवार के सहारे यूं बैठी थी जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। अनीता तुरंत बाहर भागी और मुकेश को बुलाया। मुकेश भागकर आया और उस लड़की की हालत देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अस्पताल ले चलो, अनीता गिड़गिड़ा रही थी। मुकेश बिहान ठक्कर के आदेश का इंतजार कर रहा था। तभी अनीता ने उसे झकझोर कर कहा, अगर उसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम आदेश का इंतजार करते। मुकेश अब और सहन नहीं कर सकता था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस से निकल गया। क्या होगा देखा जाएगा, अभी तो उसकी जान बचाना जरूरी थी। गाड़ी अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। मुकेश बार बार बिहान को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। अनीता ने ध्वनि का सिर अपनी गोद में रखा और उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोशी में भी डर से कांप रही थी। उसकी हालत देखकर अनीता खुद भी रोने लगी। बिहान ठक्कर, जिसने अपने भीतर के गुस्से को निकालकर खुद को हल्का करना चाहा, शायद ये भूल गया था कि उसके ज़मीर पर अब सिर्फ उस लड़की की चीखें दर्ज हो चुकी थीं और वो दाग कभी हल्का नहीं होगा। खुद को एक अनजान जगह पर रोकते हुए वो सिर्फ ये समझाना चाहता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि उस लड़की ने जो कुछ पहले किया था वो उसी सजा की हकदार थी। आखिर हवेली की लड़की होकर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हवेली की इज्जत को दांव पर लगाए और फिर हवेली की इज्जत को रौंदते हुए घर से बाहर निकल जाए। लेकिन इस वक्त उसके दिल से ये आवाज आ रही थी कि उसे किसी को भी सजा देने का हक नहीं था, लेकिन जो कुछ हो चुका था वो अब लौटाया नहीं जा सकता था। उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया था और अब ताउम्र उस लड़की को अपनी कैद में रखकर उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि उसने जिंदगी में एक ऐसा कदम उठाया है जो हवेली की इज्जत से खेलने वाले को उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। काफी देर खुद को समझाने के बाद एक बार फिर वो फार्म हाउस लौट आया। वो उसका हाल जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था कि वो किस हालत में है। क्या उसका घमंड और अकड़ टूट चुके हैं? फार्म हाउस में दाखिल होने के बाद उसने मुकेश को नहीं पाया। तब वो उस कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन कमरे में भी वो लड़की मौजूद नहीं थी। सारा फार्म हाउस उसने छान मारा, लेकिन ध्वनि कहीं नहीं मिली। परेशान होकर वो कमरे में चक्कर काटता हुआ मुकेश का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन मुकेश फोन नहीं उठा रहा था, जबकि कुछ देर पहले ही उसकी कई मिस्ड कॉल्स आ चुकी थीं। उसे नोटिफिकेशन मिल चुका था कि मुकेश ने बार बार उसका नंबर डायल किया था। न जाने कौन सी आफत आ गई थी कि वो बिना बताए गायब हो गया। अभी वो इन्हीं उलझनों में घिरा था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर दादी का नाम चमकता देख उसकी तनी हुई नसें ढीली पड़ गईं। मोबाइल कान से लगाते ही उसने आदर से प्रणाम किया। दूसरी तरफ से सुशीला जी की मीठी आवाज उसके दिल को सुकून दे गई। इस दुनिया में अब सिर्फ 2 ही रिश्ते थे जो उसके लिए अहमियत रखते थे, एक जो वो खो चुका था और दूसरा ये रिश्ता उसकी प्यारी दादी। विहान, आज रात घर आ जाओ। दादाजी के बाद तुमने हवेली छोड़ दी थी। जी दादी, कोशिश करूंगा कि सुबह तक घर पहुंच जाऊं। आप सुनाइए, कैसी हैं? उसने नरम लहजे में पूछा, लेकिन सुशीला जी को उसके स्वर से ही उसकी परेशानी का अंदाजा हो गया था। बहुत परेशान लग रहे हो बिहान। वे उसकी हालत को भली भांति समझ सकती थीं। दादाजी के निधन के बाद वो किस हद तक टूट चुका था उन्हें पता था, लेकिन वो खामोश हो गया। वो नहीं चाहता था कि दादी को वो बताए कि उसकी चिंता की असली वजह क्या है। काश वो उन्हें समझा सकता, लेकिन फिर दादी की अगली बात उसके लिए सिर्फ एक खबर नहीं, एक भूचाल थी जिसने उसकी सांसें थमा दी। विहान बेटा, मृदुला घर लौट आई है। तुम्हारे ताऊजी ने उसे माफ कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी नाराजगी भूल जाओ। आखिर यह हवेली की इज्जत का मामला है। वो जैसे सन्न रह गया। अगर मृदुला इस वक्त हवेली में है तो फिर वो लड़की कौन थी जो इस वक्त फार्म हाउस में थी? ये सोच उसे भीतर तक झंझोड़ गई। दादी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, वो वह मुश्किल कह पाया। उसका दिल पहली बार इस कदर कांप रहा था कि उसने झट से सीने पर हाथ रख लिया। उसने मुकेश को कॉल लगाया। इस बार कॉल उठ गई। साहब, माफ कीजिए, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया, अभी अस्पताल में हूँ। ये सुनकर विहान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। अस्पताल में? लेकिन क्यों? उसका स्वर अब बेहद नरम था।
या फिर शायद अब उसमें इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो किसी पर गरजे। साहब, दीदी जी को अस्पताल लाना पड़ा। वो खामोशी से सुनता रह गया। अब वो बेहतर हैं। मैं उन्हें लेकर कुछ ही देर में लौट रहा हूँ। मुकेश, मृदुला इस वक्त हवेली में है। तो ये लड़की कौन है? दूसरी तरफ सन्नाटा था। शायद मुकेश भी ये नहीं जानता था। साहिब, उस दिन आपके हुक्म पर ही इस लड़की को उठाया था। बहुत बड़ी भूल हो गई। मुकेश, इस लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तड़पते हुए उसने सख्ती से कहा और कॉल काट दी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो सफाई दे सके या इस मामले को और भी कुरेदता। वो 4 दिन पहले की घटना उसके जहन में घूमने लगी। वो सिर्फ दादाजी और दादी की ख्वाहिश पर हवेली आया था, वरना हवेली में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके करीब होता। ताऊ जी और ताई जी ने हमेशा उससे नफरत की थी। अपने माता पिता की मौत के बाद वो लगातार अपनों की बेरुखी झेलता रहा, और जब वो अब थोड़ा चैन चाहता था, उसने एक ऐसी आग जलाई थी जिसमें अब उसकी अपनी रूह भी जलने लगी थी। तो मनोज साहब ने उसे हमेशा के लिए लंदन भेज दिया था। एक लंबा अरसा वो वहीं बिता चुका था। अगर दादी और दादाजी के रिश्ते की गर्माहट उसे महसूस ना होती तो शायद वो अपने लिए वापसी के सभी दरवाजे सदा के लिए बंद कर चुका होता। दादी, आप शादी करवा दीजिए। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि आप ऐसा करें कि शादी के बाद पूरी तरह मेरे पास लंदन आ जाएं। विहान की आवाज में वही पुरानी जिद थी। विहान, तू कब अपनी जिद से बाहर निकलेगा? वापस आ जा बेटा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। नफरतों और जिद में कुछ नहीं रखा होता। मनोज साहब ये बात अच्छी तरह समझते थे कि विहान वापस आने से क्यों कतरा रहा है, लेकिन उन्होंने उसे बहुत प्यार और धैर्य से समझाया और आखिरकार विहान को झुकना ही पड़ा। सच तो ये था कि वो खुद भी बहुत बेचैन था, उनसे मिलने के लिए, उनके पास लौटने के लिए और इस हवेली में अपनी खोई हुई यादों को फिर से छूने के लिए। दिनेश और ताई की नफरत की असली वजह ये थी कि वे चाहते थे कि विहान की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के पास हो और साथ ही उसके पिता की जायदाद भी उनके नाम कर दी जाए, ताकि दौलत पर भी उनका अधिकार रहे। लेकिन शायद दादाजी मनोज साहब उनके लालची स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वे अपने फैसले पर अडिग रहे और बचपन में ही विहान के नाम उसके पिता की पूरी जायदाद कर दी। जब दौलत आंखों पर पट्टी बन जाए तो अपने भी सांप बन जाते हैं, ये दादाजी का यकीन था। जब तक विहान यहाँ रहा, दिनेश और ताई की सर्द निगाहें, तीखे ताने और छुपी नफरतों का शिकार बना रहा, जबकि दादी और दादाजी ही थे जो उसके लिए सच्चे मायनों में घर की ममता और सुरक्षा थे। दिनेश ताया की सिर्फ एक बेटी थी जो विदेश में पढ़ रही थी और वो शादी में नहीं आई थी। एक ही बेटी होने के बावजूद भी उनके मन में लालच और अधिकार की भूख पड़ी हुई थी। वे चाहते थे कि विहान की दौलत भी उनके हाथ आ जाए और विहान जिंदगी भर उनके सामने सिर झुकाकर रहे। लेकिन विहान के स्वाभिमान और गुस्सैल स्वभाव ने उसे कभी झुकने नहीं दिया। उसने खुद को साबित किया, दादाजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ी। विहान हर दिन यही सोचता कि दादाजी की लंबी उम्र हो, क्योंकि अगर भारत में उसने ये रिश्ता खो दिया तो शायद वो खुद को हमेशा के लिए खो देता। वो मृदुला की शादी में आया तो था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आकर एक ऐसी कयामत उसका इंतजार कर रही है जिससे गुजरना उसके लिए नरक से कम नहीं होगा। विहान को ये सुनकर बेहद अजीब लगा कि शादी के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और फिर भी मृदुला हॉस्टल में है। वो ये कहकर टाल रही थी कि सीधे मेहंदी के दिन ही आएगी। मृदुला दिनेश ताऊ के दोस्त की बेटी थी। मृदुला के माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके परिवार में उसकी देख रेख करने को कोई भी तैयार नहीं था। तब ताऊ उसे अपने साथ ले आए थे और उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी, लेकिन उन्होंने मृदुला को गोद नहीं लिया था, बल्कि अपने दोस्त की अमानत के तौर पर उसे बस सहारा दिया था। दादी ने इशारों इशारों में उसे बता दिया था कि दिनेश ने अपनी मृदुला को कुछ ज्यादा ही लाड़ दिया है, जिससे वो उनसे खुश रहे और दिनेश दोस्त की दौलत पर भी अधिकार कर पाए। अब वो अपने मन की ज्यादा सुनती है। विहान जब दादाजी और दादी की छांव में बैठा तो एक बार फिर वही 10 साल का बच्चा बन गया जो दादी की गोद में सिर रखे बिना सो नहीं पाता था। रामलाल जो हवेली के पुराने नौकर थे, उनके साथ मिलकर विहान ने
खुद सारे इंतजाम संभालने का बीड़ा उठाया। उसे पता था कि ये रिश्ते सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं, फिर भी वो चाहता था कि इन्हें तोड़े नहीं बल्कि अपने प्यार और सच्चाई से निभाए। उसे अपने हक की पहचान थी। अब वो पूरी तरह जवान और सक्षम था। इशारों इशारों में दिनेश ने यह भी बताया कि वे अपने दोस्त की बेटी की शादी विहान से करना चाहते हैं, लेकिन मनोज साहब जानते थे कि विहान कभी इसके लिए राजी नहीं होगा। अब तक उसके दिल में इतना जहर भर चुका था कि वो इस रिश्ते को रिश्ते की बजाय दौलत की भूख समझता रहा। फिर दिनेश ने अपनी मर्जी से अपने दोस्त की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा और शादी तय कर दी। ताई ने जितने दिन वो हवेली में रहा सिर्फ लड़के की तारीफों के पुल बांधे। वो शर्त देखना चाहता था, आखिर वो लड़का है कौन जिसकी इतनी तारीफें हो रही है, जिसने ताई की जुबान पर कब्जा जमा रखा है। मगर ये उसकी बदकिस्मती थी कि मेहंदी की रस्म में वो शामिल नहीं हो सका। किसी वजह से देर हो गई और उसकी और मृदुला की मुलाकात भी नहीं हो सकी। शायद मृदुला को भी कोई खास इच्छा नहीं थी कि वो उससे मिले, क्योंकि जब विहान विदेश चला गया मृदुला को उसके बाद दिनेश हवेली लाए थे और विहान ने उसे कभी नहीं देखा था। बस उसके बारे में दादा दादी से सुना था। उस सुबह मृदुला की बारात थी। विहान का मन किया कि आज वो जरूर उससे मिलेगा और शायद इसी इरादे से वो दादाजी के कमरे में चला गया, जहां उसने एक नटखट सी लड़की को देखा। अनारकली फ्रॉक पहने, लंबे खुले बालों में झुमके झिलमिलाते हुए। उसे एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ कि यही मृदुला है। वो सोचता था कि वो मॉडर्न, आत्मनिर्भर और कठोर मिजाज की होगी, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। लेकिन दादाजी के कमरे में वो लड़की उसे कुछ अजीब सी लगी। अंदर आते ही उसने कुछ देर उसे अजनबी नजरों से देखने के बाद अंदाज से अनुमान लगाते हुए उसे मृदुला कहकर पुकारा, जिस पर वो लड़की एकदम से हंस पड़ी और फिर सिर हिलाकर हाँ कर दिया, जबकि उसकी आंखों में अब भी शरारत की झलक थी। वैसे तुम काफी बदल गई हो। मैंने जो कुछ तुम्हारे बारे में सुना था, तुम उससे बिल्कुल अलग निकली। उसकी आंखों में देखते हुए वो रुक रुक कर बोल रहा था। न जाने क्यों उसे अब भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की मृदुला ही है। बदल तो आप भी गए हैं बहुत। सामने खड़ी लड़की ने उसे सिर से पांव तक देखा और फिर आंखें घुमाकर बोली। कुछ देर बातचीत के बाद वो बाहर निकल आया, लेकिन कमरे से बाहर निकलते वक्त भी उसे उस लड़की की हंसी की गूंज साफ सुनाई दी। मनोज साहब उस समय वॉशरूम में थे, इसीलिए उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। उसका इरादा था कि कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद वो दोबारा दादाजी से मिलने आएगा। मृदुला से बात करके उसे अच्छा लगा था। वो उसे शरारती किस्म की लड़की लगी, जो बातूनी भी थी और नजरें बहुत गहरी रखने वाली थी। ये उसके लिए थोड़ा अजीब अनुभव था, क्योंकि मृदुला के बारे में उसने सुना था कि वो बहुत मॉडर्न है, लेकिन यहाँ तो वो पूरी तरह पारंपरिक रूप में नजर आई। उस दिन उसने सारे इंतजाम खुद ही संभाल रखे थे, क्योंकि रामलाल, उनका पुराना वफादार नौकर, अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। मनोज साहब से उसने सुना था कि रामलाल की इकलौती बेटी की शादी कुछ ही दिनों में तय है और इसीलिए उसे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी। रामलाल को थोड़ा आराम देने के लिए उसने खुद ही हवेली के कामकाज संभाल लिए थे। उस हवेली के नौकरों से खास लगाव था, खासकर उनसे जो उसके बचपन से वहां काम कर रहे थे। उसकी व्यक्तित्व, रौबदार मौजूदगी और सादगी ने मनोज साहब को गर्व से भर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो बुढ़ापे में भी जवानी लौट आई हो। सुशीला जी की आंखों में तो जैसे अपने स्वर्गीय बेटे की छवि वापस लौट आई थी। उनका जीवन हमेशा से अधूरा रहा था, क्योंकि जवानी में ही उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था, बस अपनी एक अमानत छोड़कर। वो आज तक उसी अमानत की हिफाजत कर रहे थे। अब बस यही तमन्ना थी कि वे उस अमानत के लिए सुशील बहू ले आएं और फिर सुकून से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। जिंदगी उनका साथ दे या ना दे, उन्हें फिर किसी बात का गिला नहीं होगा। सब कुछ सामान्य चल रहा था। जब तक बारात नहीं आई थी, उसने बारात के आने तक के सारे इंतजाम खुद ही किए थे। लेकिन जैसे ही खबर आई कि बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी है, ये भयानक बात भी सामने आ गई। मृदुला गायब हो चुकी थी। ये उसके लिए झटका देने वाला था। उसे अंदाजा तक नहीं था कि इतनी शांत और सीधी सादी लगने वाली लड़की इतना बड़ा कदम उठा सकती है। ये कैसे हो सकता है ताऊ जी?
आपने सब कुछ मृदुला की मर्जी से किया था, फिर वो अपनी पसंदीदा बारात को छोड़कर कैसे जा सकती है? उसने सवाल किया, लेकिन जवाब में मनोज की टूटी हुई आवाज आई। उसने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें लिखा है कि वो किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। कृपया उसका पीछा ना किया जाए। उनके स्वर में केवल पछतावा था और कुछ नहीं। बारात वापस लौट गई। हवेली में मातम सा माहौल छा गया। ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। हवेली की साख मिट्टी में मिल गई। मनोज ये अपमान सहन नहीं कर पाए। उस दिन उसने अपने दादाजी को टूटते हुए देखा। वे घुटनों के बल गिरे और फिर वहीं जमीन पर गिर पड़े। उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा था। वो खुद भी हिल गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी का माहौल इस कदर डरावना और भयानक मोड़ ले लेगा। शाम तक अस्पताल में रखने के बावजूद वो खबर आई जो उसके लिए किसी मौत से कम नहीं थी। मनोज साहब दिल का दौरा नहीं सह पाए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शायद वे अपनी बनाई इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलते नहीं देख सकते थे। ये सब कुछ ताऊ जी की दी गई छूट का ही नतीजा था जो उन्होंने अपने दोस्त की इकलौती औलाद को बेतहाशा दी थी। काश उन्होंने उसे एक सही परवरिश दी होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो शादी के दिन से पहले भी इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने हंसी खुशी सारी रस्में की और फिर शादी वाले दिन वो घर को छोड़कर चली गई। जैसे सच बताने से ज्यादा उसे भागना आसान लगा हो। हवेली की इज्जत को तार तार कर दिया। मृदुला का कोई अता पता नहीं था और उसने अब उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। अब सिर्फ यही दुख उसे भीतर से खा रहा था कि वो अपने दादाजी के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता सका। दादी की आंखों में दम तोड़ता प्यार देखा। उसने प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। उन्होंने मनोज के साथ वो जिंदगी जी थी जिसे लोग खूबसूरत कहते हैं, और अब जीवन के अंतिम मोड़ पर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। मनोज साहब की अचानक मौत ने ताऊ जी को भी भीतर से तोड़ दिया था। उन्हें समझ आ चुका था कि मृदुला की परवरिश में उनसे कोई बड़ी चूक हुई है जिसने उन्हें शर्मिंदगी और अफसोस के गर्त में धकेल दिया था। लेकिन उसी दिन विहान ने ठान लिया था कि वो मृदुला को ढूंढेगा और उसे उसकी करतूत की सजा देगा। वो उसकी हर खुशी, हर ऐशो आराम को उसकी आंखों के सामने तबाह होते हुए देखेगा और इसी मकसद के लिए उसने जी जान लगा दी थी। जब उसे ये पता चला कि वो लड़की जिससे उसने उस रात हवेली में बात की थी रामलाल के घर में पनाह लिए हुए है, तो उसने खुद उसका पीछा किया और देखा वो सचमुच रामलाल के घर ही जा रही थी। पहली बार विहान को रामलाल की बेवफाई पर अफसोस हुआ, लेकिन वो उसे ऐसे ही पकड़ना नहीं चाहता था। उस दिन उसने कुछ तस्वीरें ली और फिर ये काम मुकेश को सौंप दिया, जो उसका सबसे वफादार नौकर था और जिसे सुशीला जी ने हमेशा उसके साथ रहने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब मुकेश उसके साथ मिलकर मृदुला की हर हरकत पर नजर रखने लगा। अगले ही दिन खबर मिली कि मृदुला की शादी होने वाली है। शायद वो रामलाल के घर इसीलिए ठहरी थी, अपनी सहेली की शादी की आड़ में खुद भी शादी कर सके, ताकि किसी को उस पर शक ना हो और ना ही अपने अंकल की पहुंच के बावजूद कोई उसे पकड़ सके। उसे मालूम था कि उसके अंकल कितने प्रभावशाली हैं और उसे ढूंढ निकालना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। विहान के भीतर शक और गुस्से की आग धड़कने लगी थी और अगले ही दिन उसने दुल्हन बनी मृदुला को उठवा लिया। उसे फार्म हाउस लाकर उसके साथ जबरन शादी कर ली। वो चाहता था कि मृदुला उसी डर और असहायता का सामना करे जिससे वो खुद गुजरा था। नफरत अब उसकी रगों में दौड़ रही थी। उसे लगता था कि अपने दादाजी की टूटी उम्मीदों का बदला उसे मृदुला से ही लेना है। उसने उसकी आंखों में सपनों का टूटना, अरमानों का बिखरना और डर का गहरापन देखा। रामलाल से तो वो बाद में निपटने वाला था। पहले वो अपनी बेटी की शादी निपटा ले, फिर उसे भी उसकी बगावत की सजा देगा, लेकिन फिलहाल मृदुला से निपटना उसके लिए जरूरी था। काफी प्रताड़ना देने के बाद उसने उसका चेहरा देखना तक गवारा नहीं किया और उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गया। उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। अब जब मुकेश की बातें और सुशीला जी के शब्द उसके कानों में पड़े तो वे किसी बम की तरह फटे और उसकी सोचने समझने की ताकत छीन ले गए। उधर ध्वनि उस दिन मनोज साहब से मिलने आई थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी तय हो चुकी थी।
ये रिश्ता सिर्फ उसके पिता की मर्जी से हो रहा था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनसे बेहद लगाव रखती थी। हवेली में आना जाना लगा रहता था और वो मनोज और सुशीला जी से गहरा लगाव रखती थी, इसीलिए कभी कभी मिलने आ जाया करती थी। उस दिन उसने बिहान को पहली बार देखा था। जब बिहान ने उसे मृदुला समझकर पुकारा तो उसने अपनी शरारती आंखों से उस अंग्रेज नुमा शख्स को देखा जो उसके लिए अब दिलचस्पी का विषय बन चुका था। अपनी शरारती भूरी आंखों में चमक लिए वो देर तक मृदुला बनकर उससे बात करती रही और जब वो मुड़ा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई और ठहाका मारकर हंसती। वो वैसे ही चंचल थी, नटखट थी, शरारती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। आज मृदुला की जगह वो लड़की ध्वनि उस आदमी की गिरफ्त में थी जो अब उसका पति बन चुका था और जिसे ये तक नहीं पता था कि उसका नाम मृदुला है या ध्वनि। वो उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर सका, लेकिन उसे जी भरकर मानसिक और शारीरिक यातना दी। वो बताना चाहती थी कि वो ध्वनि नहीं है, लेकिन वो कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं था। मुकेश ने जब उसे फार्म हाउस वापस लाया और उसके सिर पर बंधी पट्टी देखी तो विहान बस खामोश निगाहों से उसे देखता रह गया। मनोज साहब की मौत ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था। अपने जुनून में वो ये तक भूल चुका था कि वो एक निर्दोष लड़की की जिंदगी तबाह कर चुका है। उसने ध्वनि को मुकेश और अनीता के हवाले किया और खुद वहां से चला आया। अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका सामना कर सके। हवेली में आते ही जैसे ही उसने मृदुला को देखा, उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। मृदुला वैसी ही थी जैसा उसने सुन रखा था, तेज, जिद्दी, निडर। उसके अंकल ने अपनी सारी ताकत लगाकर ना सिर्फ उसे खोज निकाला बल्कि समाज और हवेली की इज्जत को बनाए रखने के लिए मजबूरन माफ कर उसे हवेली वापस लाना पड़ा था। ये मेरी जिंदगी है और मेरे अपने उसूल हैं। मैं अपनी जिंदगी में किसी को दखल देने की इजाजत नहीं देती। मृदुला उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। वो किसी से डरने वालों में से नहीं थी, जबकि विहान उसकी जिद पर उबल पड़ा था। उसका बस चलता तो सामने खड़ी उस लड़की को गोली मार देता जिसने हवेली की बरसों की साख को मिट्टी में मिला दिया था। मृदुला के अंकल और विहान के ताऊ को खुलकर उनके किए की गलती का एहसास कराते हुए वो सुशीला जी के पास चला गया। वो अपने भीतर उठ रही पछतावे की आग में इतना जल चुका था कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ सुकून की तलाश थी। दादी की गोद में सिर रखते हुए ही वो फूट फूट कर रो पड़ा था। दादी, मैंने वो सब कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वैसा सब कुछ उसकी आंखों के सामने घट चुका था। दादी की बूढ़ी और भीगी हुई आंखें उसे टूटते हुए देख रही थीं। उसने उस लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था, लेकिन वो ये भली भांति समझता था कि एक लापता दुल्हन की इज्जत का समाज में क्या मोल होता है, और ये भी कि रामलाल जैसे ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए यह घटना कितना बड़ा सदमा बन चुकी होगी। सुशीला जी उसके फैसले पर चुप रही। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि विहान आज भी उतना ही जुनूनी है जितना बरसों पहले था। उसने उनके हाथों को पकड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं उस लड़की को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ उससे शादी करूंगा और उसे इस हवेली की बहू बनाऊंगा। ये अब उसका फर्ज बन चुका था। अगले ही दिन वो सुशीला जी को साथ लेकर रामलाल के घर गया। रामलाल, जो अपनी बेटी के गायब होने से पूरी तरह टूट चुके थे, उसे अपनी दहलीज पर देखकर चौंक गए। विहान ने उनके सामने खड़े होकर कहा, आपकी बेटी अब मेरे पास है, सुरक्षित है। मैंने ना सिर्फ उसे खोज निकाला है बल्कि उसे अपना नाम देकर सम्मान भी दिया है। मैं उससे शादी करूंगा और उसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। रामलाल और क्या चाहते। वे आगे बढ़े और फूट फूट कर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर बोले, साहब, मेरी सारी उम्र इस हवेली की सेवा में गुजरी है और अब आप मेरी बाकी की जिंदगी के मालिक बन गए। सुशीला जी की आंखें भीग गईं। विहान अब भी अपने किए पर पूरी तरह पश्चाताप से भरा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रामलाल को सच्चाई बता पाता। 2 दिन तक ध्वनि अनीता और मुकेश के पास रही। अनीता ने उसकी खूब देखभाल की। उसे ये समझाया गया कि विहान अब उसका पति है। भले ही हालात जैसे भी रहे हों, पर उससे बेहतर जीवन साथी शायद उसे नहीं मिलेगा। लेकिन ध्वनि पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में बस गूंगा सा आक्रोश और मौन था, ऐसा मौन जो चुपचाप चीखता था।
उसी शाम जब सुशीला जी उसके सामने आई तो वो उनके गले लग कर फूट फूट कर रो पड़ी। किसी और के गुनाह की सजा उसे मिली थी। सुशीला जी ने उसका फैसला जानने के बाद सारी बात साफ कर दी। अगर वो चाहती थी तो विहान से फिर शादी होती, वरना वे उसका तलाक विहान से करवा कर उसके लिए कोई और लड़का ढूंढने की कोशिश करती। मगर ध्वनि अब अपना निर्णय ले चुकी थी। उसने एक शर्त रखी थी कि विहान उसके ध्वनि के माता पिता के सामने अपनी गलती को बताए, जिससे उसके यानी ध्वनि के माता पिता जो उसे गलत समझ रहे हैं उनका ये वहम दूर हो और वो उनसे माफ़ी मांगे। क्योंकि ध्वनि जानती थी कि अगर उसने विहान से तलाक ले लिया तो फिर उसकी शादी शायद कहीं और नहीं होगी, क्योंकि उस पर एक तो शादी से भागने का आरोप लगा था और दोबारा तलाक का ठप्पा लगवाकर वो अपने ध्वनि के माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने सुशीला जी को अपनी बात कही और सुशीला जी को उसकी बात में कुछ भी गलत भी नहीं लगा। जब वो दोषी नहीं है तो आखिर उसे दोषी क्यों ठहराया जाए? जिसने गलती की है उसे गलती को स्वीकारने का काम भी वही करेगा। सुशीला जी बोली, काश मृदुला में भी इतना धैर्य और संयम और रिश्ते की कदर होती। उन्होंने सोचा एक नौकर की बेटी होकर भी ध्वनि ने उन्हें ऋणी बना दिया था। उसके इस फैसले पर ताई जी ने घर में खूब हंगामा किया और ताऊ जी भी नाराज हो उठे। लेकिन ये विहान का फैसला था और वो अपने फैसलों से पीछे हटना जानता ही नहीं था। सुशीला जी के कहने पर विहान ने ध्वनि के माता पिता के सामने सच को स्वीकारा और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। ध्वनि के माता पिता को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने विहान को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और विहान कोई बुरा लड़का नहीं था, बस गुस्से में उसने गलत कदम उठाया था। उसे माफ़ करना ही उन्हें अब सही विकल्प लगा। इससे उनकी इज्जत और उनकी बेटी की जिंदगी दोनों बच जाएंगे। जब विहान ठक्कर ने ध्वनि के माँ बाप से माफ़ी मांग ली तो ध्वनि ने मन में अपने ये तय कर लिया कि वो विहान ठक्कर की पत्नी बनकर ही रहेगी। अपने दिल से वो उसे जीवन साथी मान लेगी, चाहे हालात जैसे भी रहे हो। और उसने विहान से शादी के लिए हाँ कह दिया। उसी शाम पूरे विहान के परिवार की मौजूदगी में विहान ने पूरे मान सम्मान के साथ ध्वनि से दोबारा शादी की और वो बन गई ध्वनि विहान ठक्कर। वही ध्वनि जो कुछ दिन पहले रोती हुई शादी से इनकार कर रही थी, आज पूरी शांति और स्वीकृति के साथ शादी कर चुकी थी। अपने पिता के सीने से लगकर वो रोई, बाबूजी, आपकी इज्जत बच गई। वो विदा होकर हवेली चली आई। विहान के कमरे में बैठी ध्वनि की आंखों में एक नई चमक थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी तकदीर इतनी खूबसूरत जगह आकर ठहर जाएगी। वो शहजादा जो कभी उसे चिल्लाकर डराता था, अब सामने खड़ा था। अपनी संजीदगी और नरमी की गहराई के साथ उसने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, जो कुछ भी उस दिन हुआ उसके लिए माफ़ कर दो ध्वनि। तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आया वो मेरी वजह से आया, लेकिन अब मैं यकीन दिलाता हूँ कि हर खुशी की वजह बनूंगा। ध्वनि के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आज उसकी आंखों में वही शरारत थी जो उस पहली मुलाकात में थी। भले ही विहान विदेश में पला बड़ा हो, पर भीतर से वो एक पारंपरिक भारतीय पुरुष था। उसे एहसास था कि हवेली में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसे यकीन दिलाया था, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? ध्वनि ने मासूमियत से आंखें मटकाकर कहा। कभी कभी तो कर ही सकता हूँ, विहान ने बनावटी गुस्से में कहा। नहीं, अगर आप दोबारा चिल्लाए तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। और वो हंस पड़ा। वो जानता था कि वो उस डर से सचमुच टूट जाएगी जिसे वो खुद कभी उसकी आंखों में देख चुका था। विहान ने उसे पास खींचते हुए उसके गालों को छुआ। अब सिर्फ मोहब्बत करूंगा तुमसे, हमेशा। उसके दिल की धड़कनों की आवाज़ विहान के सीने में गूंज रही थी। उसकी शर्म से सजी हुई सूरत उसकी नज़रों को ठहरने पर मजबूर कर रही थी। आज से तुम सिर्फ मेरे करीब रहोगी, जितना अभी हो उससे भी ज़्यादा। उसकी फुसफुसाहटें ध्वनि के कानों में जैसे कोई मीठी सरगम घोल रही थी। विहान जानता था कि वो धीरे धीरे अपनी मोहब्बत से उसके हर डर को मिटा देगा। वो उसे अपनी मोहब्बत में इस तरह समेट लेगा कि वो बुरी यादें कोई मायने नहीं रखेंगी। मोहब्बत और इज्जत दोनों ही उसके प्यार की निशानी बन जाएंगे। ध्वनि मन ही मन सोच रही थी कि उसकी किस्मत ने भी क्या रंग दिखाया। वो सोच रही थी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन जो रिश्ता जबरदस्ती से जुड़ा था आज वो मोहब्बत से जुड़ गया। ध्वनि की पहले जो शादी तय हुई थी वो उसके पिता की मर्जी से तय हुई थी।
उसका उसमें कोई भी व्यक्तिगत लगाव नहीं था। विहान, जो कि मन से बुरा नहीं था, केवल थोड़ा गुस्सैल था और भावनाओं में भरकर फैसला लेने वालों में से था। धनी को उसने मन से अपना जीवन साथी स्वीकार लिया था और धनी की जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। और आज धनी विहान के साथ बहुत ही खूबसूरत प्यार भरी जिंदगी जी रही है और दोनों के 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। धनी की जिंदगी में इतना प्यार विहान ने भर दिया था कि कभी-कभी धनी को लगता था कि शायद उसने लव मैरिज की है। दोस्तों, कभी-कभी जीवन में सही लोगों द्वारा भी गुस्से में आकर कुछ गलत फैसले कर लिए जाते हैं। इसीलिए जब भी आप गुस्से में हो तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। गुस्से में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।